अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा रहे सबसे महत्वपूर्ण केस में से एक केस है, क्योंकि इसमें संविधान, कानून, भारत की शिक्षा व्यवस्था और भारत में माइनॉरिटी राइट्स, बहुत सारे लॉ के क्वेश्चंस सतह पर हैं। इन पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये चर्चा जारी है। हम इस मामले से जुड़े हुए राजनीति और दूसरे पहलुओं पर तो बातचीत फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन क्या लॉ का क्वेश्चन है, क्या इश्यूज हैं, क्या अलग अलग पक्षों के आर्गुमेंट्स हैं, इसको समझने की कोशिश बेशक करेंगे। और इसके लिए बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट और कई सारे हाई कोर्ट में संवैधानिक मामलों पर खास करके आर्ग्यू करने वाले वकील नितिन मेश्राम साहब। नितिन मेश्राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मंडल साहब। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे विषय पर आप बातचीत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। और दर्शकों को भी इसके लिए बधाई। नितिन साहब, सीधे टॉपिक पर आते हैं। इसमें ये जो केस चल रहा है, इस समय जो केस आया है, इसमें लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से जुड़ा हुआ कौन सा क्वेश्चन है? क्या डिसाइड कोर्ट करने जा रही है? लॉ का कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर टेबल पर है इस समय? मंडल साहब, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में 26 नवंबर 1949 से जो है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग सभी प्रोविजन एक दो छोड़कर लागू हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने माइनॉरिटीज को कई सारे अधिकार दिए हैं जो दुनिया की किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलते, एक्सप्रेसली रिटर्न नहीं दिखाई देते हैं। और उसके तहत आप देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन है, राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर आप देखेंगे कि माइनॉरिटी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस बनेंगे उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन दीज आर वेरी वाइटल गारंटीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन टू द माइनॉरिटीज। मुझे लगता है माइनॉरिटीज इंडिया में जितनी सेफेस्ट है उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इतना कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। इसमें आप देखेंगे कि कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कल्चरल को प्रिजर्व करना है, लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना है और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है इस देश में। और उसने ये कहा है कि आप यदि किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, जो इस देश में कई माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस है, लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, और ये देश तो आप देखते हैं कि कई सारी भाषाएं, कई सारे धर्मों से ये देश बना हुआ है, कई सारे पंथ है, कैसे समुदाय है, उनसे बना हुआ है। उन सबको जो है ये गारंटीज लागू हुई है। तो यदि उस तरह के पंथ, समुदाय, धर्म अपनी इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं और उसको चलाते हैं तो उनका ये कंप्लीट फ्रीडम है और स्टेट इसमें किसी तरह का बनाने कोई और वायलेशन नहीं। चलाने का। एब्सोल्युटली, यदि वो बनाते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशन और चलाते हैं तो उसका जो है स्टेट किसी तरह का उसका विरोध नहीं कर सकता। फुल फ्रीडम इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया इसमें है। आपके जो और वो लैंग्वेज से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर वो बनाते हैं तब चलाते हैं, जब राइट? बनाएंगे तब चलाएंगे, जब राइट, बनाएंगे ओके। तब चलाएंगे। सपोज इन केस एक, सरकार आप बना एक बना के देखिए, नहीं देगी। दूसरी एक सिंपल सी बात है, आप देखिए कि दूसरी की एक इंपॉर्टेंट है कि कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसका सिमिलर उद्देश्य रहा है, कोई एक उर्दू यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, या कोई इंग्लिश यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। माइनॉरिटी के लोगों ने सोचा कि उस इंस्टीट्यूशन को हम खरीद लेते हैं और उसको माइनॉरिटी के रूप में चलाते हैं, तब भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि फिर वो इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो उसका कैरेक्टर चेंज हो सकता है। लेकिन स्टेट जो है, सारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको एक अधिकार दिया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्टेट नहीं करेगा। राइट। स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यदि धार्मिक इंस्टीट्यूशंस कोई बनाते हैं माइनॉरिटीज, तो उस इंस्टीट्यूशन के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। राइट। तो कल को जाके जैसे वेलोर सीएमसी है, या फिर स्टीफेंस कॉलेज है, या फिर खालसा कॉलेज है, इस देश में दूसरे कोई इंस्टीट्यूट, कच्छ की लैंग्वेज बोलने वाले जो कच्छी इंस्टीट्यूशंस है, गुजराती इंस्टीट्यूशंस इन तमिलनाडु हो सकते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सपोज तमिलनाडु गवर्नमेंट ये कहता है कि हम तमिल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांटी नहीं देंगे, लेकिन गुजराती इंस्टीट्यूशंस को ग्रांटी नहीं देंगे, तो दैट विल बी अ डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट।
तो ये बहुत बड़ा रिजीम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इस पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि एएमयू को हमें देखना चाहिए। राइट। एएमयू 1920 के कानून से, पार्लियामेंट का कानून है, और पार्लियामेंट के कानून से इस देश में एएमयू बना हुआ है। जब बना इंस्टीट्यूशन, तो उस समय इस देश का पार्टीशन नहीं हुआ था। इस देश में 1935 का एक्ट नहीं बना हुआ था। इस देश में 1950 का संविधान नहीं बना हुआ था। और ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि एएमयू जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वो सरकारी इंस्टीट्यूशन को आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये मुझे लगता है कि बहुत ही वैलिड आर्गुमेंट है। क्योंकि सरकार का आर्गुमेंट है जी। सरकार 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 जो है किसी एक धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता है। एक राइट। धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए, एक धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाएगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के माध्यम से सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, उसका राइट। वायलेशन हो जाएगा। इसीलिए सरकार यदि कोई इंस्टीट्यूशन बनाती है, तो वो इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। उस इंस्टीट्यूशन को सरकार ही उसको अपने दायरे में रह के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी तरह का उस इंस्टीट्यूशन में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, और किसी एक धर्म को भी प्रोपोगेट नहीं किया जा सकता कमिंग बैक टू इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ में। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर, थोड़ा स्पेसिफिक्स में अगर हम आए, तो हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस समय लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्योरली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है। सिर्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं है, पार्लियामेंट्री कानून से इस्टेब्लिश्ड राइट। इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि पार्लियामेंट 1920 में ये पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन हमारी पार्लियामेंट वो कंटिन्यूम में उस पार्लियामेंट का माना जा रहा है। क्योंकि आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 13 ये कहता है क्लॉज 1 में कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन के जो कानून है वो यदि फंडामेंटल राइट्स के साथ डेरोगेटरी है, तो वो पार्ट को जो है वो खत्म कर दिया माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट्स है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो पार्लियामेंट 1920 में थी उसने जो कानून बनाया, वही कानून हमारे पार्लियामेंट ने बनाया। ये उसका डीमिंग फिक्शन है, डीमिंग फिक्शन है। तो हमारे पार्लियामेंट इस तरह का कानून बनाने का पावर नहीं है, राइट। इस तरह का पावर पावर नहीं है। और पावर नहीं होने की वजह से उस समय भी वो पावर नहीं था, ऐसा माना जाएगा। और राइट। उसी की वजह से जो है ये इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने की वजह से यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, और गवर्नमेंट के सारे कानून लागू हो सकते राइट। हैं, ऐसा मेरा इसमें मानना लेकिन एक आर्गुमेंट जो कपिल सिब्बल और राजीव धवन और बाकी लोग लेके आ रहे हैं, वकील फरासात ये लोग, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसकी पुरानी हिस्ट्री को ट्रेस करना पड़ेगा। 1875 में किस तरह से सैयद अहमद ने इसको बनाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब एक प्रिकर्सर है, और प्रिकर्सर ये है कि वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, उसी को इन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया है, तो उसको कंटिन्यूम माना जाए। और उसको कंटिन्यूम मानने से ये इस्टेब्लिश होता है कि वो मुस्लिम ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। ये आर्ग्यू वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर आर्गुमेंट है कि वो जो कंटिन्यूम है वो नहीं है, क्योंकि एक एक्ट से यूनिवर्सिटी बनी है, उससे पहले वो सिर्फ एक कॉलेज था। तो ये जो दो आर्गुमेंट, दो तरह से आर्गुमेंट इसमें आ रहे हैं, कि एक आर्गुमेंट कि 1875 का कंटिन्यूम है 1920 और उसके बाद से एक यूनिवर्सिटी बनती है, और दूसरा है कि नहीं, 1921 में एक अलग यूनिवर्सिटी बनी थी। तो ये दो आर्गुमेंट, कॉन्ट्रेरियन आर्गुमेंट जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस डिफरेंट चीजें हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यदि वो कोई कॉलेज बना होगा तो उस समय कोई यूनिवर्सिटी होगी, उसके साथ अफिलिएट होगा, या फिर हाँ, ऑटोनॉमस वो होगा, या गवर्नमेंट पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ वहां से डिग्री आती थी, बाद अफिलिएट। में इलाहाबाद जो प्रयाग यूनिवर्सिटी, वहां से डिग्री आती थी इसकी। तो तब ये सिर्फ ऑब्वियसली सिंपल कॉलेज था ये। सिंपल कॉलेज था। यूनिवर्सिटी जो है वहां बनी हुई है, तो यूनिवर्सिटी ने जो है गवर्नमेंट का कानून बना है, पार्लियामेंट का कानून बना है। अब सपोज मान लेते हैं कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया हुआ है, तो वो सबके लिए कानून बनाते हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन, किसी एक रिलीजन के लिए कानून नहीं बना सकते। यदि वो पार्लियामेंट इस तरह का कोई कानून बनाएगा तो वो इनवैलिड होगा। आर्टिकल 13 क्लास 2 में भी नहीं बनाया जा सकता, 13 क्लास 1 में भी नहीं बनाया जा सकता, और आर्टिकल 15 का उसमें वायलेशन होगा, क्योंकि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होगा।
इसीलिए ये जो आर्गुमेंट है कि वो कंटिन्यूम में है, अभी कंटिन्यूम में देखिए कि थ्री फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूम में है भी, तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो लोग तो पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए। जिन लोगों ने उसको इस्टेब्लिश किया वो तो पार्टीशन का पहले का सिचुएशन है। तो पार्टीशन के बाद में उस सिचुएशन को कंटिन्यूटी में कैसे माना जाए, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कॉलेज कंटिन्यूटी में नहीं है, कॉलेज का यूनिवर्सिटी हो चुका है, यदि कॉलेज है भी वहां तो कॉलेज का यूनिवर्सिटी हो चुका है, वो स्पेसिफिकली एक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी हुआ है, पार्लियामेंट हुआ है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट हुआ है। यस। अब जब पार्लियामेंट जब कानून बना रही थी तो आपने इस तरह का कोई वहां प्रोविजन नहीं किया है कि इस कॉलेज को जो है हम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर रहे हैं, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज के हाथों में रहेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है उस इंस्टीट्यूशन के कानून में। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम कंटिन्यूटी क्यों माने, क्योंकि कंटिन्यूटी यदि हम मानते हैं तो 1950 के बाद में जो अब फ्रेश स्टार्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद नए भारत का नई शुरुआत, वो उससे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बाधा राइट। आ जाती है। राइट। एक एक और आर्गुमेंट कपिल सिब्बल लेकर आ रहे हैं कि मुस्लिम इस देश में बहुत पिछड़े हुए हैं, यस। और वो तो शेड्यूल कास्ट से भी पिछड़े हुए हैं, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये इनके एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। यस। तो ये एक तो देखिए फैक्ट के बेसिस पर सही भी नहीं है, जो लास्ट सेंसस है उसके हिसाब से मुस्लिम्स और इनका बहुत एजुकेशन लेवल पे अटेनमेंट बराबर का ही है शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स का। लेकिन ये जो आर्गुमेंट है इसकी लीगलिटी क्या है कि बहुत पिछड़े हुए हैं इसलिए हमको एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन दे दो, वो भी सरकार बना के दे दे। ये कितना वैलिड या इनवैलिड आर्गुमेंट है ये? Mandal sir, without going into the factual correctness of this assertion, let's assume कि ये उनका आर्गुमेंट करेक्ट है। लेट्स अज्यूम कि हाँ ठीक है, जो मुस्लिम जो है दलितों से पिछड़े हैं। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं इस बात को सच मान रहा हूँ, सच राइट। है या नहीं है वो तो डिस्प्यूटेड है, और वो सेंसस के आंकड़ों से सबको पता है कि क्या डिस्प्यूट है। यदि इस तरह का पिछड़ापन उन लोगों में, सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है उन लोगों में, तो सरकार जो है उनके लिए कोई प्रोविजन कर सकता है, किसी तरह का कोई प्रोविजन कर सकता है। राइट। लेकिन वो धर्म के आधार पर प्रोविजन किया जा सकता है क्या? जैसे आर्टिकल 15 क्लास 4 और 15 क्लास 3 में इस तरह का एक प्रोविजन है कि सरकार यदि इसका ऐसा प्रोविजन करती है तो वो आर्टिकल 15 क्लास 1 जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको एक्सेप्शन माना जाएगा। ये 15 क्लास 3 और 15 क्लास 4 में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें धर्म नहीं लिखा हुआ। तो राइट। इसीलिए यदि सरकार एससी एसटी के लिए कोई अलग से संस्था बनाती है, राइट। स्कूल कॉलेज मे बी यूनिवर्सिटी वो अलग से बनाती है, या फिर महिलाओं के लिए हमारे देश में तो वीमेन्स के लिए अलग से यूनिवर्सिटीज, अलग से यस। कॉलेजेस है, उसके लिए संविधान परमिट करता है, लेकिन संविधान धर्म के लिए परमिट नहीं करता है। इसीलिए आर्टिकल 15 जब बन रहा था देश के संविधान में, तो वहां देश में कई सारे मुस्लिम प्रतिनिधि भी थे। राइट। उन्होंने उन्होंने बहुत बड़े बड़े व्यक्ति थे, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान बहुत अच्छे डिबेट्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। लेकिन उसमें से किसी ने भी ये नहीं कहा है कि धर्म के आधार में भी वहां एक्सेप्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली। उन क्योंकि शुरुआत से ही आप देखेंगे कि धर्म की जो प्रतिबद्धता है, धर्म को स्वीकारना, धर्म को प्रोपोगेट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इसेंशियल आर्टिकल्स में आता है। और राइट। आर्टिकल 25 की गारंटी माइनॉरिटीज को दी है, आर्टिकल 30 की गारंटीज दी गई है। तो उन्होंने इस तरह का किसी तरह का एक्सेप्शन नहीं मांगा है, और वो एक्सेप्शन मांगते तो सेक्युलर फैब्रिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, बाद में अमेंडमेंट से भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसका वायलेशन हो जाता, उसका वायलेशन हो जाता, और वो परपेचुटी में होता, वो परपेचुटी में वायलेशन होता। तो उस तरह का जो है किसी तरह का एक्सेप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इसलिए राइट। मुझे लगता कपिल है थोड़ा सिब्बल सा यदि अगर सॉरी। यदि कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि ये पिछड़े हैं, दलितों से पिछड़े हैं, या फिर अन्य डीटीएनटी कम्युनिटीज तो दलितों से पिछड़ी है, ये मान लीजिए डीटीएनटी से भी पिछड़े हैं, तो ये इसके लिए कोई एड्रेस पार्लियामेंट के थ्रू किसी और कानून बना के, या हो सकता है गवर्नमेंट कोई एड करके ये कानून बना के किसी तरह का उसमें एक रिड्रेसल हो सकता है, लेकिन उसका रिड्रेसल ये नहीं है। और ये सपोज कपिल सिब्बल ये आर्ग्यू कर रहे हैं
तो मुझे लगता है कि फिर कपिल सिब्बल का हारना तय है इस केस में। कपिल हाँ, सिब्बल नहीं नहीं, हाँ हारेंगे सही इस बात है। केस को, ये बेसिस नहीं हो हारेंगे। सकता है कि हम शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए सरकार बना बना के हमको इंस्टीट्यूशन दे दे और हम उसको अपने मन से चलाएं और रिजर्वेशन भी ना लागू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केस में गवर्नमेंट जो आर्गुमेंट ला रही है, तुषार मेहता का जो रिटर्न आर्गुमेंट मैंने पढ़ा, उसमें वो ये भी है कि ये इंस्टीट्यूशन SC ST OBC और तमाम जो और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है उसको भी नहीं दे रही है। तो ये एक और तर्क भी सरकार की तरफ से आ रहा है कि गवर्नमेंट बनाया, गवर्नमेंट के पैसे से चल रही है, गवर्नमेंट के नियमों से चल रही है, लेकिन रिजर्वेशन नहीं लागू करेंगे। ये जो है ये अनएक्सेप्टेबल है। ये तुषार मेहता आप आर्ग्यू कर रहे देखेंगे कि 2006 में, 2005 और 6 में इस देश में बहुत बड़े आंदोलन हुए, हैं। और यस। वो आंदोलन ओबीसी आरक्षण, SC ST आरक्षण जो सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी इंस्टीट्यूशन है उसमें देने के लिए हुए। उसके बाद 2006 का कानून बना जो SC ST OBC को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और सेंट्रली मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस में SC ST OBC को एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन देता है, और वो कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। 2008 में जो है अशोक कुमार ठाकुर केस ने उसको अपहेल्ड किया। वो हम्म। एक्ट यदि AMU में नहीं लागू हो रहा है तो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की वायलेशन है। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का यहाँ सवाल आ चुका है कि 2006 का यदि आप कानून लागू नहीं कर सकते इस सरकारी इंस्टीट्यूशन में, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट के ही बताए हुए इंस्टीट्यूशन में, मुझे लगता है कि बहुत सीरियस इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें एक और प्रॉब्लम दिख रही है नितिन साहब कि ये यूनिवर्सिटी हर फायदे लेने के लिए और हर पर्पस के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मतलब हाँ। इसका सिलेबस बना के दे, यूजीसी उसको गाइडलाइंस दे, यूजीसी के नॉर्म्स से चले, वो बोले रैगिंग को लेकर आपको ये करना है तो वो करे, SC ST सेल बनाना है तो AMU ने SC ST सेल भी बना दिया। सारे बेनिफिट, सारा बजट, टीचर्स का वेतन, सब कुछ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह लेंगे, लेकिन चलाएंगे अपने ढंग से कि अपने ढंग से वो नियुक्तियों को करना, वाइस चांसलर कैसे आएगा, ये सब कुछ कुछ चीजों को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा है। तो ये एक तरह से पूरा जो, हर तरह से ये भी नहीं कर रहे हैं कि हमको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दो हम चला लेंगे, ये भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बाकी सबके लिए आप सरकारी बने रहिए, सिर्फ हम रिजर्वेशन नहीं लागू करेंगे और अपने ढंग से अपने मन से नियुक्तियां करेंगे और अपने ढंग से करिकुलम में कुछ जो जो थोड़ा बहुत करना है वो करेंगे। ये बहुत लिमिटेड किस्म का वो मांग रहे हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है। तो ये संभव है कि एक यूनिवर्सिटी फॉर ऑल benefits and infrastructure and all affiliation and everything is acting as central university, but for some or other purposes it becomes minority institution. Is this really problematic or is this fine? We have 4 5 judgments of the Supreme Court, larger bench के judgments है, 11 judges, 7 judges, 9 judges। स्टीफंस कॉलेज का एक जजमेंट है, TMA पैप फाउंडेशन केस का जजमेंट है, फिर इनामदार है, फिर आप देखेंगे कि इस्लामिक अकेडमी है। ये इंस्टीट्यूशंस जो है सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशंस के संबंध में जजमेंट है, और उसमें ये डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उसको प्रोटेक्शन किस तरह से अवेलेबल होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच 11 जजेस तक के मैटर्स गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वो इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर्ड होने चाहिए। राइट, इसमें स्टैब्लिश होना ही स्टैब्लिश नहीं है। पार्लियामेंट के कानून से ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, और ये एडमिनिस्टर भी कंप्लीटली माइनॉरिटीज नहीं कर रही है, इसको जो है बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर कर रहा है। हाउएवर कुछ माइनॉरिटी पर्पसेस के लिए उस इंस्टीट्यूशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें हो सकता है कि एक ओवरवेलमिंग रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समुदाय का होगा, और जिसके तहत जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। लेकिन जब आपने इस्टेब्लिश नहीं किया तो आप एडमिनिस्टर कैसे कर सकते हैं, और इस्टेब्लिश नहीं किया तो आप क्लेम कैसे कर सकते हैं कि आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन हमको चाहिए। राइट। और फिर इसमें आर्टिकल नितिन साहब, 30, सॉरी या एक जो और प्रॉब्लम मुझे लग AMU रही जो है। है, AMU जो है एक यूनिवर्सिटी है, AMU हम्म। यूनिवर्सिटी है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो आर्टिकल 30 का जो प्रोटेक्शन है वो, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि वो गेटवाइज करने के लिए है क्या। सपोज राइट। मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन यदि आपको यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का पावर दे रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का एक इस्टेब्लिश, तो क्या गेटवाइजेशन नहीं हो जाएगा।
राइट। दैट इज आल्सो वन ऑफ द, आई एम नॉट सब्सक्राइबिंग टू द व्यू, मैं जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट सब्सक्राइबिंग द इसमें चीफ प्रॉब्लम क्या जस्टिस हुई व्यू। नितिन साहब कि क्योंकि देखिए आजादी के बाद बहुत सारा चीजें अनसेटल्ड थी, चीजें हो रही थी सेटल्ड। फर्स्ट सेटल्ड होते होते जो पासा केस में जो जजमेंट आया 5 जजेज का, उसमें ये स्टेब्लिश कर दिया कोर्ट ने कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। ये स्टेब्लिश होने के बाद पॉलिटिकल कारणों से, देखिए इस समय तक अगर एक्ट को देखेंगे 1920 का एक्ट, तो वो यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन क्या दे रही है? वो यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन जो उसके सेक्शन 2 में आ रहा है, यूनिवर्सिटी मीन्स द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर रही है तो उसका नाम वो बता रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी है। जब ये जजमेंट आता है 1967 में, और उसके बाद इसको लेकर काफी विवाद होता है और पॉलिटिक्स इसको लेकर होती है, तो 1981 में यूनियन गवर्नमेंट एक फैसला करती है कि नहीं, इसको हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देना है, और इसके लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है। और उस एक्ट में यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन बदल दिया जाता है और नया डेफिनेशन आ जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो, इस्टेब्लिश बाय मुस्लिम्स, ये हाँ, ये है कि यूनिवर्सिटी मीन्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस established by the Muslims of India, which originated as the Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh, and which was subsequently incorporated as the Aligarh Muslim University। ये डेफिनेशन इन्होंने बदल दिया। तो इसकी वजह से ये असल में सारी प्रॉब्लम आ रही है कि सरकार ने इसको, उस समय जो सरकार थी, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन बदल के कर दिया कि वो जो पुराना जो कॉलेज था उसी, और जो कि इंडियन मुस्लिम्स ने स्टैब्लिश किया है वो वही है, इसलिए उसको माइनॉरिटी मान लिया है उन्होंने क्या, जबकि कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है। तो यही यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस समय लॉ में इस बार डिसाइड होना है कि क्या जो गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करेगी, वो यूनिवर्सिटी पहले किसी कॉलेज या किसी स्कूल को अपग्रेड करके, अगर उसी से अगर बनी है, उसी जगह पे बनी है, सिर्फ इसी वजह से क्या वो मान लिया जाएगा कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या नहीं है? मेरे ख्याल से ये लॉ का क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मुझे लगता है कि जो अमेंडमेंट किया गया है, पर्टिकुलरली द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी इन द 1920 एक्ट, वो अमेंडमेंट कैरी आउट करने का पार्लियामेंट को पावर है कि नहीं, वो डिसाइड होने की जरूरत है। Right. मेरे हिसाब से पार्लियामेंट इस तरह का कोई भी अपनी कानून में ये नहीं कह सकता कि इट इज स्टैब्लिश बाय द मुस्लिम। वेरेज वे 1920 में पार्लियामेंट ने जब इसको इस्टेब्लिश किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी के तौर पर इस्टेब्लिश किया। यस। तो वो अपनी ओनरशिप जो है, देश की यूनिवर्सिटी की ओनरशिप जो है, वो किसी एक धर्म के आधार, अधर्म के लोगों को नहीं दे सकते, Right. किसी एक धर्म के लोगों को नहीं दे सकते। और वो ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 15 का 100% वायलेशन होता है। Violation. सेकेंड आर्गुमेंट ये है कि व्हेन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, पर्टिकुलरली द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दिया है कि ये सरकारी इंस्टीट्यूशन है, देश के सबसे बड़े कोर्ट ने ये फाइंडिंग दिया है कि सरकारी इंस्टीट्यूशन है, तो जब सरकारी इंस्टीट्यूशन है तो आप प्राइवेट ने स्टैब्लिश किया है कैसे कह सकते हैं? Right. पार्लियामेंट कैसे कह सकता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग किस आधार पर रिवर्स किया है? Right. पार्लियामेंट को पावर है, करना चाहिए, पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर है, करना चाहिए, लेकिन वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, हम्म। दैट इज फैक्चुअली नॉट करेक्ट। हाँ, यूनिवर्सिटी कभी भी मुसलमानों ने स्थापित की, इसको, इस फैक्ट को उस एक्ट में भी, जो उसको इस एक्ट के पर्पस वगैरह में है, उसमें भी कहीं पर उसको स्टेब्लिश बताया नहीं गया है कि हाँ ये इस नतीजे तक पार्लियामेंट कैसे पहुंची है, सरकार कैसे पहुंची कि यूनिवर्सिटी हाँ मुसलमानों ने स्थापित की है। तो उस हिसाब से उस आर्गुमेंट को तो फिर एक्सटेंड करने से बहुत सारी, मतलब फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे कि यस। किस जगह पर क्या बना है, किस बिल्डिंग में क्या बना है, अगर इसी से स्टेब्लिश होने लगे तब तो फिर बहुत हाँ, बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जा रही है, और आप ये लॉ का भी देखिए कि वायलेशन इसमें हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आप देखिए कि दिस इज एक्ट 40 ऑफ 1920 ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें यह कहा गया है कि सेक्शन 1 में दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920। क्लॉज 2 में कहा गया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ। यदि इस यदि हम लोग, यदि सुप्रीम कोर्ट ये अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर देता है, सपोज कि ठीक है ये अमेंडमेंट वैलिडली कैरिड आउट हुआ है, ऐसा एक एक्सेप्टेंस दे देता है, तो हम्म। सेक्शन 1 का वायलेशन हो जाएगा,
क्योंकि पार्लियामेंट को उस तरह का कानून बनाने का पावर ही नहीं। राइट। और राइट। आप ये आर्टिकल 12 में देखेंगे तो आर्टिकल 12 में स्पेसिफिकली लिखा है कि स्टेट कौन है। तो पार्लियामेंट इज अ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स आर स्टेट। तो state cannot enact any legislation which has a derogatory impact upon the fundamental rights of the constitution of the people and the constitution। तो इसीलिए जो है वो अमेंडमेंट को यदि हम एक्सेप्ट करेंगे तो सेक्शन 1 वायलेट हो जाएगा। और सेक्शन 1 जो है वो ओरिजिनल है सेक्शन है, और ओरिजिनल सेक्शन को जो है अमेंडमेंट वायलेट नहीं कर सकता है। राइट। एक जो यस। मतलब मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट में एक और फ्लॉ मुझे दिख रहा है, जब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का राइट, गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन चलाने का राइट इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि उनकी हालत जो है वो शेड्यूल कास्ट से भी खराब है। तो ये किसी कम्युनिटी को परमानेंट बॉटम के तौर पर देखने की जो उनकी सोच है, मुझे लगता है इसमें भी प्रॉब्लम है नितिन साहब। क्योंकि आप मुस्लिम्स तो इस देश में लंबे समय तक उन्होंने रूल किया है, तो वो अगर एजुकेशन में पीछे जा रहा है तो निश्चित रूप से इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी उसमें मदद करनी चाहिए कि वो सबसे पिछड़े न रहें। लेकिन ये जो मंशा है, ये जो इच्छा है कि मुझे बाकी सबके नीचे रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी से compete कर रहे हैं तो मतलब कोई हमें बाकी के पीछे जाने में दिक्कत नहीं, शेड्यूल कास्ट के पीछे हम चले गए तो हमको दिक्कत आ गई। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक मेजर मतलब आर्गुमेंट में फ्लॉ है, और इसको भी कोर्ट को देखना चाहिए इस आर्गुमेंट को कि ये आर्गुमेंट मतलब कहाँ ले जा रहा है, कि शेड्यूल कास्ट को हमको परमानेंट बॉटम के तौर पर देखना ही है, देखना है, उसके नीचे तो हम नहीं जा मैं सकते ये। मैं सिब्बल साहब का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, और बहुत मतलब काफी मतलब 50 साल से वो प्रैक्टिस में है, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन वो इस केस के आर्गुमेंट के बाद और एक ट्वीट करेंगे, और ये वो कहेंगे कि कुछ केसेस तो हारने के लिए ही लड़े जाते। इस तरह का ट्वीट जो है, जिस दिन फैसला आने होगा इस केस में उस दिन वो ट्वीट करेंगे, क्योंकि जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड आर्गुमेंट है नहीं। नहीं है, नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। यदि आप एससी एसटी से नीचे चले गए हैं तो उसके लिए रेमेडीज, ये ये नहीं है। सेपरेट यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके लिए सेपरेट यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर आप सरकारी यूनिवर्सिटी में जहाँ भेदभाव नहीं है वहां क्यों नहीं भेज रहे? यस। सरकारी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम्स को जो है वहां भेदभाव तो नहीं है, 50% सीटें उनको ज्यादा मिल रही है, 50% जो एससी एसटी ओबीसी को मिल रही है, ओबीसी में भी जो है मुस्लिम्स आते हैं। यस। फिर जो जनरल कैटेगरी है उसमें भी मुस्लिम्स जा सकते हैं, 50% का वहां प्रावधान है। ओबीसी में है, और ईडब्ल्यूएस का जो 10% का प्रावधान है उसमें भी चार मुस्लिम है। चार चार रिजर्वेशन मुस्लिम ऑलरेडी उठा सकता है। एक तो शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल ट्राइब। अनरिजर्व, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, चार रिजर्वेशन वो ऑलरेडी ले सकता है। इसके अलावा ले सकते मुस्लिम हैं। इंस्टीट्यूशन में भी उनको 50% रिजर्वेशन चाहिए। थोड़ा सा ये माइनॉरिटी का माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इस देश में बहुत ज्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में। तो राइट। सिब्बल साहब जो आर्गुमेंट कर रहे हैं कि एससी एसटी से नीचे चले गए हैं, और एससी एसटी के नीचे चले जाने की वजह से इसका प्रोटेक्शन हो जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। नहीं होगा। सेकेंडली जो है ना, मुझे लगता है कि वो गेटोइजेशन ऑफ मुस्लिम्स हो रहा है। राइट। गेटोइजेशन, ये आर्गुमेंट गेटोइजेशन ऑफ मुस्लिम्स कर देगा। मुझे लगता है कि इस तरह के आर्गुमेंट्स, आई थिंक दे शुड नेवर परमिट। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है लंबी लंबी ये जो बहस सुनता है ना, उसकी वजह से ये बकवास आर्गुमेंट्स वहां लेकर आते हैं। इन्होंने 1 घंटे में एक केस खत्म करना, जैसे यूएस सुप्रीम कोर्ट करता है 1 घंटे में आर्गुमेंट कर दीजिए, खत्म होगा। तो एक वहाँ घंटे में एक वहाँ तो वो साइड, केस दूसरे केस घंटे में खत्म करने की दूसरे। तारीख पहले बता देते हैं कि इतने दिन तक हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। वो तो कॉलेजियम सिस्टम है हमारे देश में, तो यहाँ कुछ भी मनमानी हो सकती है। लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट आपको देखेंगे कि अभी रिसेंट में एक केस हुआ था उनका, कि यूएस में ब्लैक्स लोगों को वोटिंग राइट्स का वैलिडिटी क्या है। और वो जो है केस बहुत सेलिब्रेटेड केस है, 2013-14 का केस है। और आप देख ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और उस केस में आप देखेंगे कि सॉलिसिटर जनरल जो आर्ग्यू किया था, आइरिक होल्डर अटॉर्नी जनरल थे, और सॉलिसिटर जनरल ने आर्ग्यूमेंट किया था, उसमें आप देखेंगे कि शेल्बी वर्सेस काउंटी में जो गवर्नमेंट साइड है उसको सिर्फ 1 घंटे से कम का समय दिया था।
सॉलिसिटर जनरल खुद जो है 45 मिनट का आर्गुमेंट करके बाकी वकीलों को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को 5-5 मिनट दे के आर्गुमेंट खत्म करवा दिए थे। हम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब हार्वर्ड में पढ़ाए गए हैं तो उनको इतनी बात पता नहीं है, मुझे लगता है सीरियस मैटर है। ऐसे फालतू के आर्गुमेंट जब आप लेकर आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मिसअंडरस्टूड करके मिस इंटरप्रिट करने की संभावना ज्यादा राइट। और ये देखिए कि बहुत सबसे महंगे महंगे वकील उधर से खड़े किए गए हैं जिस तरह से, वो भी अपने आप में, और उसके उसके बाद जिस तरह के आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, और मतलब कि शेड्यूल कास्ट के ऊपर तो हमें रहना ही चाहिए जैसा आर्गुमेंट वहां पर जो आ रहा है, वो बहुत ही मतलब अपने आप में प्रॉब्लम है। और इस केस को एक तरह से मैं इस तरह से भी देख रहा हूँ कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को जो राइट्स मिलने चाहिए, क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को जो मदद है, एड है, उसमें राज्य मतलब भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 30 बोल रहा है। लेकिन इसको एक्सटेंड करते करते वो फुली गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, यहाँ तक चला गया है। तो आप मदद देना और बजट देना, इनके बीच को भी मुझे लगता है कि एक इशू है जो अभी तक कोर्ट में ये आर्गुमेंट आया नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट मेरे ख्याल से होना चाहिए कि आप, हम मदद दें, किसको कितना मदद दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं भी दे रहे हैं, मदद कांट भी मतलब राइट नहीं हो सकता है मदद देना। और ठीक है, अगर हम दे रहे हैं तो सबको दे देंगे, लेकिन 100% गवर्नमेंट फंडेड, ऑलमोस्ट 100%, 98% गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के नियम को नहीं मानेगा, ये ऐसे कैसे मतलब, फिर तो वो एडमिनिस्ट्रेट भी नहीं हुआ ना, फिर गवर्नमेंट। मंडल साहब जो है ना, मंडल साहब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने की जरूरत है कि मैं इस बात का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ कि इस देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए और माइनॉरिटीज को जो है इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर करने का जो इंस्टीट्यूशन है उसका अधिकार होना चाहिए। और बिल्कुल। उनके साथ गवर्नमेंट एड करने में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको लेकर मेरा कमिटमेंट बिल्कुल स्टेट फास्ट है, 100% कमिटमेंट है। लेकिन मुझे ये कहना है कि गवर्नमेंट एड जो है आपको 100% हो या फिर 50% हो, दैट गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड अपॉन इट। इस राइट। देश में जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, 99% माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, 100% एडेड इंस्टीट्यूशन है इस देश में। और 100% एडेड इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरफेरेंस उनके साथ नहीं है, एक्सेप्ट अफिलिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो तो ऐसे ही नेचुरली मिल जाता है। राइट। एक और जो एजुकेशनल यदि कॉलेज है आपका तो उसका जो करिकुलम डिसाइड करने का पावर गवर्नमेंट ले लेता है। हालांकि जो है वो अपना करिकुलम डिसाइड कर सकते हैं, दे आर एन यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यदि एएमयू ग्रांट ले रहा है, बजटरी अलोकेशन हो रहा है, या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, आई थिंक देयर शुड बी अ डिफरेंशिएशन बिटवीन थिंग। राइट। गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ बजटरी अलोकेशन। राइट। दूसरा ग्रांट दे रहा है, दैट इज लाइक कि हम ठीक है आप क्या स्पेंड करेंगे, वी आर द डिसाइडिंग अपॉन इट, लेकिन हम आपको स्पेंड करने के लिए दे रहे हैं। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ विद द एड ऑफ द गवर्नमेंट। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसका जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट किस तरह से कर रहा है, एज ए राइट। इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट और एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये तीनों एस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली। एएमयू जो है वो प्योरली इस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर इट कैन नेवर बी कंसिडर्ड टू बी ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये मेरा इसमें जो ओपिनियन है इंटरेस्टिंग इसका। है नितिन साहब, कि जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, कपिल सिब्बल और धवन और फरासात, ये लोग भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं रहना है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने रहना चाहते हैं और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी बने रहना चाहते हैं। तो ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी पोजीशन है इनकी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सारे बेनिफिट्स मुझे देते रहिए, लेकिन हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बने रहेंगे। तो आप सेंट्रल तो यूनिवर्सिटी फिर हैं। मुझे लगता है फिर इसको जो है उनको इस तरह से क्लेम है तो ये जो पार्लियामेंट है उसने 1920 का एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। 1920 का एक्ट को रिपील कर देगा तो फिर वो अपना यूनिवर्सिटी बनाए, अपना यूनिवर्सिटी चलाए। अपना चलाए और बस। उसको अपना अपना यूनिवर्सिटी बनाने का पावर है कि नहीं, और दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन की ये पावर है कि नहीं है। लेकिन आप इस इंस्टीट्यूशन को क्लेम नहीं कर सकते। दिस इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और वही आप। सेंट्रल हाँ। यूनिवर्सिटी ऊपर से, सेंट्रल वही यूनिवर्सिटी। मेरा नाइनटीन सजेशन ट्वेंटी ये है गवर्नमेंट वही। को, मेरा गवर्नमेंट को यह सजेशन है इस मामले में कि गवर्नमेंट को यदि प्योरली इसमें यदि अपना
देश का हित और संविधान का हित यदि उसमें फेल करना है, तो बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो दोनों उत्तर प्रदेश में, उसमें से हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ड को डिलीट कर दिया राइट, ये एक सोल्यूशन हो जाए। सकता है, सही बात है। यस वैसे यस। भी ना, बीएचयू नाम के लिए उसमें हिंदी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो पूरी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ही चलाती है, और रिजर्वेशन भी लगता है, सब कुछ होता है। लागू कितना करें, यस कौन बदमाशी कर रहा है वहाँ का वाइस चांसलर और कौन प्रोफेसर, वो दूसरा यस इशू है। लेकिन एटलीस्ट यस। वो लॉ तो है वहां पर कि सब कुछ। वहाँ का वाइस चांसलर ऐसा नहीं हो सकता है ना कि बेसिक है, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति में गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, वैसा नहीं है। हाँ। तो यस। नितिन साहब, मुझे लगता है कोर्ट इन सारे इश्यूज पर विचार ऑलरेडी कर रहा है और सरकार के पास ये आर्गुमेंट्स हैं। तो लेट्स होप कि ये इस मामले में कानून और संविधान की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और